नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आलोक द्विवेदी। लोकसभा के आम चुनाव की अधिसूचना से पहले मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद ये कानून देश भर में लागू हो गया है और हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज के भाग कर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इस यहाँ पर आ गए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। संसद के दोनों सदनों में ये बिल बहुमत से पास हो गया था और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस वक्त देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सीएए देश का कानून है और ये लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। इसे बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया था और आज इसे लागू करके मोदी सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया है। लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का एक और प्रयास बता रहा है। जब केंद्र सरकार इसे लेकर आई थी, तब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने सीएए के खिलाफ देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की थी। दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई इलाकों में सीएए के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन और धरने दिए गए थे। इसे देखते हुए दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। बहरहाल, आज की अधिसूचना से एक बार फिर जाहिर हो गया है कि मोदी सरकार अपने चुनावी वायदों के सामने ऐसे किसी विरोध की चिंता नहीं करती है। सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें शरणार्थी अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकेंगे। उन्हें बस भारत में शरण लेने का कारण बताना होगा, उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बताकर एक बार फिर 2019 वाला माहौल बनाना चाहता है। इसलिए आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को सीएए पर आखिर क्या एतराज है। क्या सीएए पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है? क्या सीएए कानून इस आम चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और इसी विषय पर तमाम मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके की आशंका थी, हम लोग देख रहे थे कि सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम सारे विपक्षी दलों के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा, अभी उनकी थोड़ी देर पहले ही बयान में देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि देश के लोग बाहर जा रहे हैं और आप बाहर के शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पहले रूल्स देख लूँ, उसके बाद नियमों को देखकर मैं उसका विरोध जताऊंगी। और साफ तौर पर प्रदेश की जनता से उन्होंने ये कहा कि ममता है, विश्वास करो, सीएए लागू नहीं होने देगी। इस तरीके के शब्द केरल के सीएम ने भी इसी तरीके के बयान दिए और वहाँ से भी इस तरीके की आवाज़ आई कि वो सीएए को नहीं मानेंगे, सीएए लागू नहीं होने देंगे। और जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफ़ेद झूठ बोलते हैं और उसके पीछे तर्क उनका ये है कि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि वो हर काम समयबद्ध और प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं, लेकिन उनको सीएए संसद में पास कराने के बाद अधिसूचना जारी करने का जो वक्त है वो 4 साल 3 महीने लग गया। और ओवैसी को भी हम लोगों ने देखा, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी लगातार उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के समय ही एक चुनाव की क्रोनोलॉजी समझना चाहिए, उन्होंने कहा, और चुनाव के ऐन वक्त पर ये लागू किया जा रहा है। कुल मिलाकर जमकर विरोध हो रहा है और विपक्ष की तरफ से इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बताई जा रही है। लगातार जो विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, एनडीए गठबंधन को घेरने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नीता वाजपेयी वो इस चर्चा में जुड़ रही हैं। नीता वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे ही सवाल ले लेता हूं। नीता जी, बार बार
सीएए को लेकर हवा खड़ा किया जा रहा है और विपक्षियों ने तो आज एकदम ये कह डाला कि ये चुनावी एजेंडा है। आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपना चुनाव में गए थे तो हमारा ये भी था कि हम सीएए को लागू करेंगे। वो जो वादा किया था उसने निभाया। और सबसे बड़ी चीज है कि एक भ्रम जो है कि इसमें जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी, गलत है। ये भ्रम बिल्कुल ना फैलाया जाए और उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होने वाला है। जिनके ऊपर असर नहीं होने वाला है उनको भड़काने की या उन्हें परेशान होने की। नीता जी, भ्रम का तो जवाब सरकार भी दे रही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि ये अभी क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ठीक 2 दिन 4 दिन पहले लोकसभा चुनाव के बिल्कुल नजदीक आकर ये क्यों किया गया? 6 महीने पहले भी हो सकता था। और ये सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाया है। जी 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 जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये सभी लोग पूछ रहे हैं 4 साल क्यों लग गया, 4 साल 3 महीने क्यों लग गए। अभी हम कोरोना में ही लागू होना था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना की वजह से उस साल। और दूसरी चीज ये है कि हम जब जनता के पास जाएंगे इलेक्शन में तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। जब हमें जनता के सामने खड़ा होना होगा, उनके जब हमारा सामना होगा तो हम ये बताने में कम से कम सक्षम होंगे कि हमने ये तो पूरे किए। अगर वो हमसे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें जिता के वो लाए थे कि आपने सीए कहा था नहीं लागू किया, तो हम फिर क्या बोलेंगे। और हम अपने वादे पे खरे उतरे, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सार्थक करता है वक्तव्य उनका ये लागू होने के बाद कि हाँ उन्होंने जो कहा किया। विपक्ष भ्रम फैला रहा है इस सीएए को लेकर। आप लोग कैसे इस भ्रम को दूर करेंगे, जनता के बीच में कैसे बताएंगे कि सीएए का फायदे क्या हैं? वो देखिए, माध्यम सारा होगा और सबसे बड़ी बात है जनता को भरोसा है सरकार पे। सरकार जो भी करेगी, कभी भी देश के नागरिक जो हमारे अपने हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगी और उनको कभी भी किसी भी कीमत पे कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। और सीए के माध्यम से कोई नुकसान उनको होगा भी नहीं, ये गारंटी है 100%। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबके साथ की बात अगर करते हैं तो वो सबके साथ में ये भी है कि हम किसी भी प्रकार की कोई क्षति या किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कितना भी भ्रम फैला ले। लेकिन एक बात है, मोदी जी पे भरोसा करिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सीए से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक कर लें, कोई भी नागरिक चेक कर ले, इससे किसी को भारतीय नागरिक को परेशानी नहीं होनी है, 100% नहीं जी बिल्कुल। होनी है। बार बार मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि सीए से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे में इस भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई कैंपेन चलाया जाएगा या कुछ ऐसा योजनाबद्ध प्लानिंग कुछ की गई है जिससे कि इस हवा को, जो विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा कर रहे हैं, आप इससे ये देश को फायदा होगा, ये नुकसान होगा, तो ये कुछ जो जनता के बीच में सच बात पहुंचे, सही क्या है सीएए, उसके लिए कोई कैंपेन चलाया जाएगा या कोई प्लानिंग की गई है? बिल्कुल कराया जाएगा। सबसे बड़ा माध्यम तो हमारा आप सोशल मीडिया है, मीडिया है सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उसके सारे डिटेल्स है वो हर प्लेटफॉर्म पे रखे जाएंगे, चाहे 1 to 1 हो या किसी माध्यम से सभा करके, रैली करके या सोशल मीडिया से बोल के, ऑनलाइन जाके, हर प्लेटफॉर्म से इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। आप हर माध्यम को न्यूज चैनल्स में भी देखें तो दोनों को डिवाइड किया जा रहा है कि भ्रम ये है और हकीकत ये है। दोनों को डिफरेंस बताने की कोशिश हर माध्यम से की जा रही है। और जनता को आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, जनता कहीं भी सर्च करके दोनों को बात ना सुने। सबसे बड़ी चीज है किसी की बात ना सुने, पक्ष विपक्ष किसी की बात ना सुने। सक्षम है जनता एक माध्यम चुने जाके, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जी। नीता जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा फिर आता हूं। प्रमोद जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा, फिर जो विरोध करने वाले हैं उनको दिक्कत कहां नजर आ रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कुछ लोग र्यूमर फैलाते हैं। ये तो
जाहिर सी बात है, जो सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कहां उसमें लिखा हुआ है सिटीजन विखंडन एक्ट? अमेंडेड किया गया है, नागरिक को बढ़ाया है, हम अपने दायरा को बढ़ाएं। देखिए बहुत छोटी सी बात है कि जो अविभाज्य भारत था, जो एक भारत था पहले, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले भारत का अंग था, तो वो जो अंग को तोड़ करके और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई थे, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब जो थे, वहां जो बच के गए, वो उनकी हालत बहुत ही दुर्दिन है, बहुत जो है कठिन था। वो लोग यहाँ पे एज ए रिहैबिलिटेशन में के रूप में भारत में रह रहे थे, जो अवैध था, लेकिन चूंकि मजबूरी उनकी थी, वो रह रही थी। भारत सरकार ने केवल उसी वैध को वैध किए, जो अवैध जो रह रहे हैं, रोहिंग्या जैसे मुसलमान थे कि यहाँ अवैध रह रहे हैं, तो वो लोग जो अवैध रह रहे थे, जहां आप जैसे देखे होंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर है, शरणार्थी मजनू का टीला में है दिल्ली के अंदर में, तो ऐसे बहुत सारे जो है बहुत राज्य हैं उसमें लोग रह रहे थे और उनकी जो हालत खराब थी, तो उनको एक अमली जामा पहनाने के लिए, कानून का एक शक्ल देने के लिए, जो 31 दिसंबर 2014 से जो 6 साल पहले से रह रहे हैं भारत में, उनको केवल लीगलाइज वे में किया जा रहा है। ये नहीं है कि फर्दर वहां से आ रहे हैं। जो 2014 के पहले जो 6 साल से हैं, पहले भी ये नियम था जो 11 साल का था, तो सरकार ने सिर्फ अमेंडमेंट की है। सरकार ने आज देखिए विश्व पैमाने पर भारत सरकार का साथ मजबूत हुआ है कि हमारा दिल इतना विराट है कि हमारे यदि दबे कुचले जो हमारे भाई हैं, यदि दूसरे देश में भी हैं, तो उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम समान अधिकार देते हैं, उनको हम गले लगाते हैं और उनको हम भाईचारे की नाता करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय कदम है, पूरे विश्व बिरादरी में इसको करता है कि भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से उसके हम जो है अधिकार को और मजबूत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इससे 5 साल जो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ, जिसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका था, उसको आज के दिन भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर करके इसके कानून को अमली जामा दे कर करके हमारे जो दबे कुचले जो भाई थे, जो विदेशों में जो थे, उनको दबाया गया था, उनको प्रमोद जी आपसे ही एक सवाल और कंटिन्यू कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं नीता वाजपेयी के पास जाऊंगा। आज से अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान आए हैं कि वो अपने यहाँ इसे लागू नहीं होने देंगे। क्या उनको ये अधिकार है? क्या फेडरल सिस्टम जो संघीय ढांचा हमारे देश का बना हुआ है, उस पर क्या केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून को मना करने का अधिकार राज्यों को है? मैं ब्रीफ डिटेल से समझना चाहूंगा। देखिए, जो भारत का संविधान है, कोई भी राज्य भारत का संविधान से चलता है, और भारत का संविधान में देखेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट 2 है, जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 वो प्रोवाइड कर रहा है, और जो सिटीजनशिप का जो पावर है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यह स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा कानून आप पालन कर करके ये नहीं कर सकते हैं कि हम जी इस अफ्रीकन कंट्री को हम भारत के नागरिक देंगे, ऐसा किसी भी स्टेट में ये पावर नहीं है। तो यदि कुछ लोग यदि इस तरह की बेहियात बातें कर रहे हैं, तो ये केवल भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। ये केवल भ्रम जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो भी जो है संविधान के अंतर्गत ही कवर हो गए, और जो संविधान इस चीज को नहीं दे रहा है इजाजत, तो चाहे जितने भी स्टेट के कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी बातें कर रहे हैं और लोगों को केवल भ्रम फैला रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, उनकी बस की बात नहीं है। और ये सारी एक संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति यदि इस तरह का गैर संवैधानिक बात करता है, तो मैं समझता हूं उसको उस रहने का भी अधिकार नहीं है। ऐसी बातें को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शपथ लेते हैं तो भारत के संविधान को शपथ करके कहते हैं कि भारत को हम अक्षुण्ण बनाए हुए रखने के लिए कोई भी गैर कानूनी हम नहीं करेंगे। और यदि इस तरह का अक्षुण्ण ना बना करके गैर कानूनी काम करते हैं, जो संविधान के विरुद्ध में कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये सरासर गैर कानूनी काम है, और ये जो है ये चलने वाली बात नहीं है। जनता जी बिल्कुल प्रमोद जी, जनता इस चीज को एप्रिशिएट कर रही है कि भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखा करके हमारे जो दबे कुचले भाई थे, जो गैर कानूनी। प्रमोद जी आपके पास फिर वापस आऊंगा। नीता जी से एक सवाल ले लेता हूं। नीता जी, कई राज्यों ने मना किया है कि वो अपने यहाँ सीएए लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में अब केंद्र सरकार की क्या स्ट्रेटजी होगी उन राज्यों के लिए?
अभी तो केवल मेरे ख्याल से केरल ने ऐसा बोला है, ममता बनर्जी ने बोला है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो ठीक है, जनता जानती है और मेरे ख्याल से कि इनको लागू करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी, क्योंकि कोई अगर अवैध तरीके से रह रहा है उसको वैधानिक दर्जा देके उनको सारी जो सुविधाएं हैं प्रदान करके और अच्छे से एक रिस्पेक्टेड वे में है, उसको एक अच्छी चीजें जो सरकार देना चाहती है उनको अच्छी लाइफस्टाइल के लिए रहने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बेहतर तरीके से वो एजुकेशन ले पाए बच्चे, वो समाज में एक अपना स्थान बना पाए, तो इसमें गलत कहाँ है? गलत नहीं नीता जी, भ्रम ना सवाल फैलाया ये जाए। उठता है ना कि गैर मुस्लिम, उसमें साफ ये क्यों लिखा गया कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको क्यों नहीं? यही तो सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। नहीं, अभी तो जितने हैं उनको तो दी जाएगी, लेकिन नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को 2014 से पहले आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही। और मुझे लगता है कि इसका अभी प्रमोद जी से भी क्लियर कर लेंगे, और संजीव मिश्रा जी चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव मिश्रा जी से भी ये एक सवाल कर लेता हूं। एक संजीव जी, सीएए की अधिसूचना जारी हो गई, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट लोकसभा चुनावों को जोड़कर देखें या वर्तमान में क्या पड़ने वाला है? देखिए, इस पूरे को आप इस तरह से समझिए आलोक जी, क्योंकि आप जबरदस्त चर्चा करते हैं। एक सीधा फंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था, और उसके शब्द क्या थे एग्जैक्टली याद करिए, कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये 24 आ गया, लोकसभा चुनाव फिर से आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र के एक और मुद्दे पर अमल किया है, राम मंदिर, धारा 370 और सीए। ये तीनों भाजपा के बड़े मुद्दे थे। अब बचा है केवल एक मुद्दा, जो उत्तराखंड से लगभग शुरुआत हो चुकी, थोड़ा पहले आगे चलिए, अब यदि विषय बदल जाएगा तो पुनः मैं आता हूँ इस पर, नागरिकता संशोधन कानून पर। तो एक तो ये काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष जो भी कर रहा हो। इसमें दो सवाल जो भाजपा के पक्ष में है वो एक अलग हिस्सा है, कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें ईसाइयों को भी जोड़ा है, पारसियों को भी जोड़ा है, पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इनको तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार है वो इनको एक हिंदू ही मानता है। वो सिख को भी हिंदू मानते हैं, बौद्ध को भी भगवान बुद्ध को अपना। हेलो, आवाज आ रही है? संजीव जी, कानून के बारे में तो हम सब जान रहे हैं कि है क्या ये है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो क्या ये बीजेपी के लिए, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या नहीं? बिल्कुल आप है, क्या बिल्कुल किस है, नजर से देखते हैं? बिल्कुल है, भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, और भाजपा जनता के चोट पर कहेगी हमने जो वादा किया हमने उसको पूरा किया है, और हम अपने वादे पर खड़े। और जो बीजेपी का वोट बैंक है वो चाह रहा था, वो डिमांड कर रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेशी शरणार्थी घुस आए हैं, और वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर है, लिखा पढ़ी में संसद में बयान आ चुका है कि वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। इसी तरह से असम का संकट था, तो उस संकट को दूर करने का जो सबसे मजबूत तरीका था वो सीएए था, और उसके साथ जो हिंदू शरणार्थी है उनको वोटिंग राइट देना, उनको वोटिंग राइट से लेकर संजय जी, असम में तो सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट के संगठन है वो सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार इसका समर्थन कर रही है। तो जो विपक्ष में दूसरा क्या है कि वहां पर जहां जहां आबादी ज्यादा होगी उन लोगों की जो गलत ढंग से, अवैध ढंग से रह रहे हैं, वो विरोध करेंगे। बंगाल में विरोध रहा, ममता बनर्जी ने तो कहा था कि मेरी लाश पे लागू होगा सीएए एनआरसी, याद करिए आप, तो ममता बनर्जी ने विरोध किया था। अब अभी भी करेंगी वो, फिर से कल के बाद से शुरू हो जाएंगे, उसे तो आज से शुरू हो गई, मैंने भी देखा नहीं है। तो कुल मिला के ये विरोध करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक है वो, वहां यहाँ का 1-1.25 करोड़। संजीव जी, जो नॉर्थ ईस्ट के मूल निवासी हैं वही ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। जो मूल निवासी है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी बदल जाएगी, हमारे यहाँ का सीन बदल जाएगा। वो मूल निवासी एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, उनको एनआरसी से डर है। सीएए का विरोध उतना ज्यादा नहीं है, आलोक जी आप खुद देखिए सीएए से, और या नहीं होगा तो उनको शायद समझाएगी बात, क्योंकि सीएए का ही विरोध कर रहे हैं वो लोग। जी, आप कंटिन्यू करिए। सीएए का ही विरोध कर रहे हैं, एनआरसी तो अलग विषय है, लेकिन आज चूंकि हम लोग सीएए पर चर्चा कर रहे हैं और सीएए का ही वहां के मूल निवासी विरोध कर रहे हैं। संजीव जी, और वो विरोध तो देखिए तमाम बार विरोध करवाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट डेवलप करने के लिए भी विरोध हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट कहानी है कि शायद उनको समझाया जाएगा, उनके अंदर चीजें बदली जाएंगी,
तो चीजें सही होंगी। मेरा अपना मानना है, जब हम समग्र देश की बात करते हैं तो इसमें जितने घुसपैठिए हैं उन पर नियंत्रण लगाने में भारतीय जनता पार्टी, जो आपने बात शुरू की थी बहुत बढ़िया कि पॉलिटिकल मैसेज क्या है, तो उसका सीधा पॉलिटिकल मैसेज यही है कि हम घुसपैठ को रोकेंगे और जो दूसरे देशों के प्रताड़ित हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन है उनको हम नागरिकता देंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक में, अपने समूह में ये मैसेज देने में सफल हुई है। जी जी संजीव जी, नीता जी से एक सवाल लेता हूँ। नीता जी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी इस समय वहाँ पर कई स्टेट्स में, बल्कि ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी ही है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स पे बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन वहाँ भी इसका एक विरोध देखने को मिल रहा है। बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका विरोध देखने को मिल रहा है। कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी के तहत इस विरोध को थामेंगी, कैसे रोकेंगी, क्या प्लानिंग है सरकार की, क्या प्लानिंग है बीजेपी की, चूंकि चुनाव भी सर पर है? जी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि विरोध में आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी पैनल पे बैठे हुए बोला कि विरोध वो लोग नहीं कर रहे हैं कि जो इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। विरोध उकसाने पे होता है। कभी भी विरोध अगर प्रॉपर एक वे में ये है, कानून में सभी जानते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं है, 100% गारंटी है इसकी कि किसी को कोई नुकसान नहीं, विरोध का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन स्टेटमेंट जो जारी किया जा रहा है कि डिफरेंस बताया जा रहा है, जो फेक डिफरेंस बताया जा रहा है कि इससे नागरिकता चली जाएगी, परेशानी होगी, उनका सारी जितने राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, ये जो गलत मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से अगर पता चलेगा तो ये भी होगा कि जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जनता को पता है हमने वादे किए, पूरे किए। और हम कोई भी भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी ऐसे वादे नहीं होते। मैं बार बार हमेशा कहती रहूंगी, जो जनता को नुकसान हो, जनता मेरा मतलब धर्म से नहीं है, पूरे भारत के नागरिक, जो हमारे कुटुंब है हमारा, उसमें किसी भी परिवार के सदस्य को परेशानी हो, ऐसा कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से नहीं लिया जाएगा। तो ये गारंटी है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो विरोध कुछ उकसाए हुए लोग ही करेंगे, और ये बाद में जब समझ जाएंगे वो लोग भी समर्थन करेंगे। नीता जी, प्रमोद जी से एक सवाल ले लेता हूँ। प्रमोद जी, अधिसूचना आज जारी हो गई है, अब इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे ये सीए का जो फंक्शन है वो काम करेगा, कैसे, थोड़ा सा डिटेल हम लोग चाहेंगे इसका। देखिए, आज के दिन और अभी से जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है सीए, वो एक कानूनी अब पहलू बन गया है। अब जो है इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लोग रह रहे थे शरणार्थी लोग, उसको अप्लाई कर करके उनको कानूनी अमली जामा बनाने के लिए उनको एक अधिकार मिल गया है। आज से बिल्कुल जो सीए का एक्ट है, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया है और इसको बिल में कन्वर्ट किया गया और आज नोटिफिकेशन कर दिया गया, तो आज से वो पोर्टल में जा करके यहाँ के भारत के नागरिक बन सकते हैं। दूसरी चीज जो है, इसमें आपने जैसा बताए थे कि इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं किया गया, जो उन लोगों को ये ऑब्जेक्शन था। देखिए, कोई भी जो देश जो पार्लियामेंट ने जो पास किया था, उसका मेन पर्पस था कि जो हमारे अल्पसंख्यक है, दलित जो है, दबे कुचले लोग हैं, उनको यहाँ सिटीजनशिप दिया गया है। यदि आप मुस्लिम परिपक्ष में देखेंगे तो देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिमों के धर्म के आधार पर देश बना है, बांग्लादेश मुस्लिमों के आधार पर बना हुआ है, अफगानिस्तान मुस्लिमों के अधिकार के और उनके हक की बात कर रहा, और वहां वो मजबूती के साथ है। वहां जो कम संख्यक में जो थे, अल्पसंख्यक में थे, उनको निकाल बाहर करके, उनको दबा करके, उनके अधिकार को आनंद कर करके किया गया। तो वो जो हमारे दबे कुचले भाई थे, उनको हमने प्रोटेक्ट किया। भारत के संविधान ने, भारत के लोकतंत्र ने, भारत के लोकसभा और राज्यसभा ने जो बिल पास करके हमने अपना दरिया दिल दिखा है। और देखें कि जो हमारे भाई यदि रहे, वो यदि दबे कुचले भी हैं, तो उनको हम एक साथ देंगे, कंधे में कंधे मिला करके जो भारत का नागरिक है उनको हम अपनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे कि भारत का मुसलमान आज पाकिस्तान के मुसलमान से, बांग्लादेश के मुसलमान से, अफगानिस्तान के मुसलमान से
संख्या में भी ज्यादा हैं और उनके अधिकार और उनकी सार्वभौमिकता प्लस उनको प्रॉपर्टी के मामले में भी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपके बांग्लादेश से ये मजबूत और सुदृढ़ है। तो उनको जब इनको पर्याप्त अधिकार मिल रहा है तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ रिजर्वेशन भारत का संविधान में किसको मिला गया था? जो दबे कुचले लोग हैं उनको मिला गया। प्रमोद जी वक्त कम है, संक्षिप्त में मिला है और इसमें पार्लियामेंट में आर्टिकल 11 में राइट है। प्रमोद जी वक्त कम है, इसलिए मैं एक संजीव मिश्रा जी से सवाल ले लेता हूं। और ये संजीव मिश्रा जी, इस CAA को अगर लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो नफा नुकसान का जो आकलन है वो एक संक्षिप्त में आपसे चाहूंगा, 30 सेकंड में आपसे। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक को जोड़ के रखने में बहुत लाभ मिलेगा इससे। उसके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि देखो हम अपने कार्यकर्ताओं की विचार प्रक्रिया के साथ चलते। दूसरा, जो संघ परिवार के लोग जो एक्टिव होते हैं चुनाव के समय, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं RSS परिवार के लोग, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाके बताएंगे कि देखो हम जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं इस सरकार से। एक मैसेज जाता है ना, संघ की बात नहीं मानी जाती, तो वो जो राइट विंग फिलॉसफी है वो बहुत तेजी से जाएगी। एक आलोक जी, अभी मैंने पढ़ा, मैरी मिल्बेन है, US की बड़ी सिंगर है, बहुत ज्यादा उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तारीफ की है। संजीव जी एक और सवाल, अंतिम सवाल आपसे ही ले लेता हूं, और सवाल यही है कि मोदी जी ने चुनाव से पहले अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। क्या लगता है 400 पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस ब्रह्मास्त्र के जरिए? 400 पार का वातावरण बना हुआ है। ये आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो, आप जानते हो हम लोग ये नहीं कह सकते, कम से कम मैं आपको जितना जानता हूँ आप और हम नहीं कह सकते, लेकिन वातावरण 400 पार का है। उसमें राम मंदिर भी है, उसमें CAA भी है, उसमें अब चूंकि समय कम है संजीव जी, हम लोग हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से नीता वाजपेयी जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कैसे क्या है प्रोसेस अधिसूचना का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि देश में अधिसूचना जारी हो गई है CAA को लेकर और CAA लागू होना अब बिल्कुल तय हो गया है, और लोकसभा चुनाव से पहले चूंकि ये लागू हो रहा है तो इसलिए नफ़ा नुकसान का आकलन करना निश्चित रूप से बनता है। और शायद यही वजह है कि हम लोग नफ़ा नुकसान की बात कर रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।